नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आरपीएससी में आए हुए हैं, आरपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं। जो टॉपिक अपन ने लिया उसी पे बेस्ड है दोस्तों, और वो ये बता रहा हूं कि ये जो टॉपिक है वो कितने आसान है और किस तरह से ये एग्जाम में अपने को सॉल्व करना है, क्या आंसर रखना है। ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो पेपर है वो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ स्कूल लेक्चर फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का, सेकंड ग्रेड साइंस का यानी जो केमिस्ट्री है और लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की पूरी तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स लिए जा रहे हैं, फुल कोर्स करवाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। दोस्तों ये सब का सब आपके लिए निःशुल्क करवाया जा रहा है। तो दोस्तों चैनल को फटाफट लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इस क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसका सोडियम लवण, बात कर रहा है सोडियम लवण, सोडा लाइम NaOH और CO के साथ गर्म करने पर CO2 गैस का निर्माण करता है, उत्पन्न करता है। देखिए दोस्तों इसमें इन्होंने बात की सोडा लाइम की, सोडा लाइम की बात की, और अपन जानते हैं कि सोडा लाइम का क्या काम क्या है। सोडा लाइम क्या काम करता है दोस्तों, सोडा लाइम CO2 को बाहर निकालने का काम करता है। CO2 क्या करता है, रिमूव करता है, बाहर निकाल देता है। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शंस होती है जिसमें आप NaOH के साथ में और CO के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले ये सोडियम लवण बनाता है, और ये सोडियम लवण वापिस इसी सोडा लाइम से क्रिया करके दोस्तों Na2CO3 बाहर निकालता है, Na2CO3 बाहर निकालता है, और यहाँ CO2 गैस बाहर निकल गई इसके CO3 के रूप में, और ये एल्केन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एल्केन का, ये अपन जानते हैं दोस्तों। तो अगर मैं डायरेक्टली बात करूं दोस्तों कि यहां से CO2 का निकलना डीकार्बोक्सिलेशन या डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है, और यहाँ एल्केन का निर्माण होता है किसकी उपस्थिति में, सोडा लाइम की उपस्थिति में। तो देखिए दोस्तों ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया है, किसकी रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो ये फिनोल नहीं हो सकता, इथाइल अल्कोहल नहीं हो सकता, और ये इथेनॉल भी नहीं हो सकता। तो अपने पास आंसर हो गया ये इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, जिसके अगर मैं सोडा लाइम से क्रिया कराता हूं दोस्तों तो सबसे पहले तो इसका क्या करवा दो, इसका आप सोडियम लवण बना दो, और ये जो सोडियम लवण होगा दोस्तों ये आगे जा करके वही सोडा लाइम की उपस्थिति में क्या कर देगा, CO2 गैस को बाहर निकाल देगा और ये एल्केन का निर्माण कर देगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों। ये टॉपिक जो मैंने अभी जस्ट टॉल्यूविन वाले टॉपिक लिए हैं, बेंजीन वाले टॉपिक लिए हैं, एल्केन वाले टॉपिक लिए हैं, उसी से रिलेटेड है दोस्तों, और एनसीईआरटी का डिटो क्वेश्चन उठाया हुआ है। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल ले रखा है, ठीक है, और ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन है दोस्तों, और यहाँ इन्होंने ले रखा है क्लोरीन। क्या ले रखा है, क्लोरीन ले रखा है दोस्तों। क्लोरीन की उपस्थिति में लाल फास्फोरस और फिर उसका एसिडिफाई करवा रहा है। तो दोस्तों यहां पूछ रहा है कि ये कौन सा कंपाउंड बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस रिएक्शन की बात करूं कि अगर ऐसा कंपाउंड जिसके, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होती हैं, वो रेड फास्फोरस के साथ में अगर हेलोजन के साथ में रिएक्ट करता है तो दोस्तों ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है दोस्तों अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं दोस्तों हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया बोलते हैं दोस्तों, जेलेंस्की अभिक्रिया बोलते हैं, यानी शॉर्ट में बोले तो HVZ रिएक्शन। तो दोस्तों अपने को ये देखना है कि अगर इस X2 की बात करूं तो स्पेशली ब्रोमीन और क्लोरीन यहां ली जाती है, लेकिन दोस्तों संभल करके यहां क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है दोस्तों कि अगर मैं केवल और केवल रेड फास्फोरस के साथ में HI ले लेता हूं दोस्तों तो इसको यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। तो ये दोस्तों जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उतने कार्बन का ये क्या बना देता है, एल्केन का निर्माण करता है। लेकिन दोस्तों अगर यही रेड फास्फोरस हैलोजन के साथ में आता है, हैलोजन के साथ में आता है तो ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं दोस्तों HVZ। अब दोस्तों ये जो टॉपिक है ना ये मैंने सारे करवाए हैं दोस्तों। कार्बन कंपाउंड में आप देखिए इससे पहले एक नेम रिएक्शन का पोर्शन मैंने करवा रखा है दोस्तों, उसमें सारा का सारा ये पोर्शन करवा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर नहीं मिले तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9785880824। अगर किसी भी तरह के वीडियोस में किसी
किसी भी तरह के टॉपिक्स में कोई भी अगर आपको इश्यू होता है तो दोस्तों इस नंबर पे आप मेरे व्हाट्सअप कर सकते हैं और इस नंबर से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ताकि आपको जितने भी पीडीएफ हैं वो मिल सके, वीडियोस का लिंक आपको शेयर कर सकूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, HVZ रिएक्शन है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं दोस्तों, और सबसे पहले बात करें इसका क्लोरीनेशन करवा रहा है रेड फॉस्फोरस के साथ में, तो दोस्तों ये क्या करेगा, इस अल्फा कार्बन से हैलोजन को हटा देगा दोस्तों। अब आपको ये चेक करना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस कंपाउंड को फॉलो करता है। तो देखो दोस्तों, एक तो बना रहा है ब्यूटेनॉइल क्लोराइड जो कि किसी भी हालत में नहीं है। फोर्थ ऑप्शन तो दोस्तों किसी भी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि ब्यूटेनॉइल क्लोराइड तो अम्ल का डेरिवेटिव, इस एसिड का डेरिवेटिव है जो किससे बना था, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया करवाता दोस्तों SOCl2 के साथ में या PCl5 के साथ में या HCl के साथ में, तो अपने पास ब्यूटेनॉइल क्लोराइड का निर्माण होता, CH3 CH2 CH2 COCl का निर्माण होता दोस्तों। लेकिन ये वाली कंडीशन नहीं है, 4 वाला भी नहीं है, 3 क्लोरो वाला भी नहीं है, और सेकेंड ऑप्शन अपने पास बचता है 2 क्लोरो ब्यूटेनाइक एसिड। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को पोस्ट कर रखा है, जो क्वेश्चन डाल के मैंने पोस्ट किया है कम्युनिटी, जो अपनी कम्युनिटी है यूट्यूब की, उस पर देखिए दोस्तों, इसमें मैंने क्वेश्चन ऐसा लिया है कि जब इस टोलुइन की अभिक्रिया, देखो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, क्लोरीनेशन करवाया जाता है HNO के साथ में। अब HNO के साथ में क्लोरीनेशन करवाने पे पहला जो कंपाउंड बनता है दोस्तों बेंजाइल क्लोराइड बनता है। अगर आप चाहें तो इसको और आगे भी क्लोरीनेशन करवा सकते हैं, तो दोस्तों ये बेंजाइल क्लोराइड बनता है, और फिर इसको अगर मैं आगे जाकर के फिर और क्लोरीनेशन करवा दूं तो दोस्तों ये बेंजो क्लोराइड का निर्माण करता है। यहाँ 3 Cl जुड़ता है। फिर मैंने कहा दोस्तों अगर इसका जल अपघटन करवा दिया जाए इस वाले कंपाउंड का, बेंजल का, तो दोस्तों एक ही कार्बन पर 2 OH यहाँ जुड़ जाएंगे, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा ये वाला, और 2 OH यहाँ से जुड़ जाएंगे दोस्तों, और ये कंपाउंड अस्थायी होता है जिसमें से डिहाइड्रेशन होगा यानी निर्जलीकरण होगा, और ये CHO बेंज एल्डिहाइड का निर्माण कर देगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर ये इस बेंजो क्लोराइड के साथ में जल अपघटित होता है तो कुछ इस तरह से एक ही कार्बन पर 3 OH आ जाते हैं, और जिनके निर्जलीकरण से, जिनके जल के बाहर निकलने से दोस्तों ये बना लेता है बेंजोइक एसिड। क्या बनाता है दोस्तों, बेंजोइक एसिड। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में अपने को कैसे आंसर देना है। हाँ, लेकिन अगर यही रिएक्शन अगर एक्वस एनियस से होती तो दोस्तों यहां बनता बेंजाइल अल्कोहल। तो दोस्तों इस क्राइटेरिया को दिमाग में रखना होगा कि जो प्रोडक्ट आपको दे रखा है ए, उस ए के हिसाब से क्या प्रोडक्ट बन सकता है, बी के हिसाब से क्या बन सकता है। तो देखिए दोस्तों क्लोरोबेंजीन ये तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोरोबेंजीन तो आप समझ गए होंगे कि बेंजीन पर Cl जुड़ा हुआ है और ये कभी भी क्लोरोबेंजीन नहीं देगा। दूसरा है बेंजल क्लोराइड, ये रहा दोस्तों बेंजल क्लोराइड, ये रहा बेंजल क्लोराइड, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है बेंजल एल्डिहाइड, यानी ए तो बेंजल क्लोराइड बन सकता है और बी बेंज एल्डिहाइड बन सकता है। लेकिन ये भी देख लो दोस्तों कि कहाँ कोई गलती से तीसरी बार क्लोरीनेशन करवाने के बाद बेंजोइक एसिड तो नहीं बना रखा है। तो पैराक्लोरोटोलुइन ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि क्लोरीनेशन HNO की उपस्थिति में करवा रहे हैं तो sp3 कार्बन पर होगा, और sp3 कार्बन पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। लेकिन इसी टोलुइन का अगर मैं क्लोरीनेशन करवाता दोस्तों, इसी टोलुइन का क्लोरीनेशन Fe की प्रेजेंस में करवाता दोस्तों, तो ये अल्फा क्लोरोटोलुइन प्लस पैराक्लोरोटोलुइन का निर्माण करता। तो दोनों सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको ये रिएक्शन इजीली याद हो जाएगी, कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, पहला कैंसिल हो गया, तीसरा कैंसिल हो गया, चौथा कैंसिल हो गया, आंसर आपका आ गया ये फोर्थ वाला। क्लियर है? चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को लेते हैं। आगे दे रखा दोस्तों बेंजाइल अल्कोहल। अभी जस्ट मैंने टोलुइन की रिएक्शन करवाई थी और इस टोलुइन का क्लोरीनेशन करवाया था। अभी जस्ट मैंने देखो स्टेप को देखिए दोस्तों को, इसको क्लोरीनेशन करवाया HNO की उपस्थिति में पहले, और फिर उसका एक्वस NaOH के साथ में जल अपघटन करवा दिया, तो ये बेंजाइल अल्कोहल अपन बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों HBr के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ से H और ये H बाहर निकल जाएगा और यहाँ ये बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? बेंजाइल क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। अब इसके अगर मैं KCN से अभिक्रिया कराऊं तो यहाँ से Br और ये CN बाहर निकल जाएगा, यानी नाभिक स्नेही
प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो दोस्तों ये अपने पास बेंजाइल साइनाइड बन गया, जिसका दोस्तों अम्लीय माध्यम में जल विघटन कराने पर ये कंपाउंड बना देगा अपने पास 2-फिनाइल बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा दोस्तों? 2-फिनाइल बेंजोइक एसिड का निर्माण कर लेगा। तो अब देखिए दोस्तों, इसी को आप बेंजोइक एसिड नहीं दोस्तों, इथेनोइक एसिड, वेरी सॉरी, इथेनोइक एसिड बना देगा दोस्तों, 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो देखिए दोस्तों, बेंजोइक एसिड ABC, आपको C पूछ रहा है, तो A तो बन गया दोस्तों ये वाला कंपाउंड, B बन गया बेंजाइल साइनाइड वाला, और तीसरा बन गया दोस्तों 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो अब देखिए दोस्तों, 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड ये वाला ऑप्शन, बस इसने इसकी नंबरिंग नहीं कर रखी, लेकिन ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों उसको लाइक करके और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। नाइट्रोनियम आयन मैंने काफी बार इसके बारे में डिस्कस किया है दोस्तों, ये RPSC 2020 वाले पेपर्स में मैं अपने जो टॉपिक करवा रहा हूं दोस्तों, उसी तरह से मैं उन टॉपिक्स के हिसाब से ही आपके मैं क्वेश्चंस पेपर्स में से सेलेक्ट कर करके आपको बता रहा हूं, और आपको ये कॉन्फिडेंट आएगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू वो आपको सिक्योर तैयारी कर रहे हो, आपको डाइवर्ट नहीं किया जा रहा दोस्तों, आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मैटर ही करवाया जा रहा है। देखिए नाइट्रोनियम की बात करें तो ये है दोस्तों NO2+, जिसको अपन जानते हैं, अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि उत्पत्ति में नाइट्रिक अम्ल किसकी तरह काम करता है। तो दोस्तों अपन पढ़ते हैं नाइट्रीकरण, भले वो फिनोल का हो, हेलोबेंजीन का हो, बेंजोइक एसिड का हो, बेंज एडिड का हो, किसी का भी दोस्तों, तो इसमें अपन जनरली यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H1 और H2SO4। तो दोस्तों अपन जानते हैं कि ये H2SO4 एसिड की तरह काम करता है, और यहाँ ये एक बेस या क्षार की तरह काम करता है, क्योंकि ये OH- देता है और ये H+ देता है, ये OH+ और NO2+ देता है, और यहाँ H+ और HSO4- मिलता है, और ये जो NO2+ है ये अपने लिए किसकी तरह काम करता है दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें दोस्तों कि जो नाइट्रोनियम आयन है वो किसकी तरह काम करेगा, क्षार की तरह काम करेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ दे रखा है दोस्तों बेंज एल्डिहाइड, अच्छी रिएक्शन दोस्तों, देखो रिएक्शन नेम रिएक्शन ही है दोस्तों, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है कि नेम रिएक्शन को क्या कर दिया, नाम छुपा लिया और केवल रिएक्शन बना करके क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पहले NaOH डाला, X बना, और फिर इस X को हीट डाल दिया और फिर बनाया Y। आपको ये Y पहचाना दोस्तों, देखो सेकंड स्टेप वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं कन्वर्जन पे ज्यादा जोर देता हूँ दोस्तों। कन्वर्जन अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया ना तो आपके लिए ऑर्गेनिक रिएक्शन आसान हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर जनरली मैं बात करूं तो ये एक क्रॉस एल्डोल का एग्जाम्पल दोस्तों, कौन सा, क्रॉस एल्डोल का एग्जाम्पल है। और इसको मैंने आपको एक ट्रिक से बताया था दोस्तों कि इसमें अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, और एक और क्वेश्चन दोस्तों यहां से, अगर इन दोनों में से अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने के लिए पूछूं तो दोस्तों ये वाला न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और ये जो NaOH है ये यहाँ क्षार की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब दोस्तों नाभिक स्नेही की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर एक क्षार की तरह काम करता है NaOH, यहाँ से H को बाहर निकालने का काम करता है। और ट्रिक मैंने ये बताई थी दोस्तों कि इस H को आप यहाँ जोड़ें और इस कंपाउंड यानी जो कार्बन उसको इस तरह से जोड़ सकते हो, और आपके पास में इस तरह से दोस्तों ये एल्डोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों। ये वाला ये अपने पास एल्डोल उत्पाद बन गया, एल्डोल प्रोडक्ट बन गया दोस्तों, प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए दोस्तों ये तो बन गया अपने पास X, अब इसको हीट करेंगे दोस्तों तो यहाँ से H और ये OH बाहर निकल जाएगा, और कुछ इस तरह से दोस्तों हो सकता है आपको ये वाली अब की बार रिएक्शन नेम देके पूछ लिया जाए कि कौन सी नेम रिएक्शन है जिसके अंदर ये प्रोडक्ट मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों इसको अपन बोलते हैं सिनम एल्डिहाइड, सिनम एल्डिहाइड बोलते हैं, कॉमन नेम है दोस्तों, सिनेमेल्डिहाइड बोलते हैं। आई होप आप इस रिएक्शन को समझ में आ गई होगी, और ये क्रॉस एल्डोल का क्वेश्चन है दोस्तों। और इसमें देखिए दोस्तों इस ऑप्शन को देखो, ये तो है दोस्तों सिनेमिक एसिड जो कि पॉसिबल नहीं है, और यहाँ से ये वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्होंने Y पूछा है दोस्तों। Y तो अपने पास Y बनता है दोस्तों ये तीसरे ऑप्शन वाला,
ये लीजिए दोस्तों, तो ये अपना ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्न यौगिकों में से किसकी अभिक्रियाशीलता नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए उच्चतम है। देखो दोस्तों, ये क्रियाशीलता की बात कर रहा है, रिएक्टिविटी की बात कर रहा है। क्रियाशीलता की मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको मैंने बताया था कि जो एल्डिहाइड हैं उनकी रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए दोस्तों, यानी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की बात कर रहा हूं दोस्तों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर केवल एक इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है और यहाँ 2 कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। और अपन जानते हैं कि ये जो कार्बन ग्रुप है ये डाइपोलर स्पीसीज है दोस्तों। जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ, कोई बात नहीं, मैं और लगा देता हूं दोस्तों, 2 बार लिख गया। तो यहाँ इस ऑप्शन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव। अब दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में से सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है और इसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है दोस्तों। अब ये कहा जाए कि इस कार्बन पर जितना ज्यादा प्लस चार्ज रहेगा दोस्तों, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, वो उतने ही तेजी से एक नाभिक स्नेही अट्रैक्ट होगा। अब देखो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो इसकी रिएक्टिविटी भी कम होती जाएगी दोस्तों। तो अब अपने पास ऑप्शन है, एक तो दे रखा है दोस्तों बेंज एल्डिहाइड का, दूसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों पैरा टोलोएल्डिहाइड का, यानी CH3 लगा करके, यानी 4 मिथाइल बेंज एल्डिहाइड का, तीसरा दे रखा है दोस्तों पैरा नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड का, और चौथा दे रखा है दोस्तों एसिटोफिनोन। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन कौन सा आएगा। इसका ऑप्शन आ जाएगा थर्ड वाला, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर दोस्तों, इस कार्बन पर आपके पास में प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे। तो जाहिर सी बात है ये सबसे फास्ट नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दे देगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए यही क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सबसे तेज कौन देगा, इसकी क्रियाशीलता का ऑर्डर बनाना दोस्तों ESR रिएक्शन। तो देखिए दोस्तों, बेंजीन यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स का सबसे बेस्ट कैरेक्टर होता है ये। और दोस्तों जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग के अंदर इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना उतना ही आसान हो जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना इस बेंजीन रिंग के अंदर बढ़ेगा, अब बढ़ेगा कैसे, वही ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की वजह से बढ़ेगा, ऑर्थो पैरा निर्देशित समूह की वजह से बढ़ेगा, और वही सबसे फास्ट सबसे तेज इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक ही ऑप्शन दिख रहा है सबसे फास्ट वाला, वो कौन सा है, टोलोवेल वाला। ठीक है, इसमें देखें दोस्तों, तो इसकी रिएक्टिविटी मैंने आपको पहले बताई थी कि रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय द इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन दोस्तों यहां देखा जाए तो इसका प्लस H यानी हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब आपके पास में ऑप्शन हो गया दोस्तों ये दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर पहला वाला और चौथा वाला। चौथा वाला इसलिए दोस्तों कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा दे, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो पैरा पोजीशन पे करना आसान नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बताइए कि ये जो सेशन मैंने लिया है वो आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये चीज फीडबैक जरूर देंगे कि अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो इसी तरह से मैं टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक मैं करवा रहा हूं उसी से ओरिएंटेड मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के तौर पर मैं लेता चलूंगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों एक और पेपर मैं करवाऊंगा जो कि अभी 2021 को जनवरी या फरवरी के अंदर 2021 को दोस्तों 2021 को ACF का पेपर लगा था। ठीक है, ACF या शायद एग्रीकल्चर ऑफिसर का होगा, वो पेपर मैं आपको सोल्व कराऊंगा। और मैं बता दूंगा दोस्तों कि ये जो पेपर्स भी है ना RPSC वाले, अगर पुराने पेपर्स भी आप सोल्व कर रहे हो तो उसके अंदर उन्होंने क्या कर रखा है, इन्हीं पेपर्स को उठा करके क्वेश्चंस को रिपीट कर दिए हैं दोस्तों। जैसे RPSC 2020 में आए हुए क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन थे ना, वो काफी सारे क्वेश्चन इस ACF वाले पेपर में ऐड कर रखे हैं दोस्तों, काफी सारे क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आपको फीडबैक जरूर बताना है दोस्तों। ठीक है, 1-2 बच्चे जरूर कमेंट कर रहे हैं, जैसे विकास जी है, और भी 2-3 बच्चे करते हैं, लेकिन आप जो दूसरे बच्चे हैं वो इसका फीडबैक नहीं देते मेरे को। तो दोस्तों कमेंट और लाइक करने में कोई मनाही नहीं है, आप जितना कमेंट और लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं खुद मोटिवेट होऊंगा, और उसी लेवल से आपको थोड़ा सा और मैं क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करवाता चलूंगा। लेकिन इसके लिए फीडबैक देना आपका जरूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।